अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूंगा आदरणीय एमएल तंवर साहब। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर रहे हैं, आपने सैकड़ों गुजरों के लोगों को नौकरी लगवाई है, अपना सहयोग प्रदान किया। हमारे छोटे से आग्रह पे आप जयपुर से बूंदी से चल के आए, हमारे छोटे से आग्रह पे आदरणीय एमएल तंवर साहब एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, आप एक आरएस रैंक के अधिकारी रहे हैं। अगर गुजरों का कोई भी लड़का रात को 2 बजे भी इनको फोन किया, इन्होंने मदद की है। आदरणीय एमएल तंवर साहब। परम सम्माननीय अतिथिगण, रिस्पेक्टेबल जस्टिस सराधना साहब, आर.के. गुर्जर साहब, रामेश्वर जी और जयपुर हेरिटेज की महापौर मुनीश जी, और अभी भी हमारी जो नौनिहाल RAS RTS में सेलेक्ट हुए हैं, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं तो एक छोटा सा अदना सा आदमी हूं और आपके लोग में आपके बीच में मैं आया हूं। मेरी कुछ छोटी सी बातें हैं। अभी कई बातें चल रही थी, हमारा समाज बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, हमको प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहिए, हमें मेडिकल पैरामेडिकल में जाना चाहिए, टेक्निकल लाइन में जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए जरूरत होती है कौशल विकास की, स्किल डेवलपमेंट की। मैं एक आप छोटा सा उदाहरण दूं आपको कि एक फैक्ट्री मालिक था, उस फैक्ट्री मालिक की फैक्ट्री की मशीन में कोई गड़बड़ी आ गई। अब मशीन की गड़बड़ी आ गई तो वो तो मैकेनिक ही ठीक करेगा उसको, तो उन्होंने कई लोगों को बुलाया, लेकिन कोई भी मैकेनिक उसको ठीक नहीं कर पाया। अब देख जरा, आखिरकार एक कोई कौशल जिसके पास था वो मिस्त्री आया और मिस्त्री से पलट करके उसको मशीन को देखा। उसने कहा कि मैं आपकी इस मशीन को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, लेकिन मेरा मेहनत ना 10,000 रुपये होगा। ठीक है। फैक्ट्री मालिक ने कहा कि यार एक छोटा सा काम है और तुम इसका थोड़ा कम कर दो। बोले नहीं, मेरी रेट कम नहीं होगी, मैं 10,000 से एक पाइप भी कम नहीं लूंगा। बोले ठीक है, जो कि फैक्ट्री बंद हो गई थी, मजदूरों को बैठे बैठे तनख्वाह देनी पड़ रही थी, तो उस मैकेनिक ने उस मशीन को ध्यान से देखा ऊपर नीचे और उसने हथौड़े से एक सटीक निशाना साफ करके उसको हिट किया और वो मशीन धड़ाधड़ चालू हो गई। उसने कहा आपका सेठ जी काम हो गया है, मेरा पैसा मुझे दीजिए। तो कहा यार एक छोटा सा काम अपन बार्गेनिंग कर लेते, 10,000 ज्यादा है। बोले नहीं साहब, मेरी जो हथौड़ी की चोट मारने की कीमत तो 9,999 रुपए है, यानी जो 9,999 रुपए मेरी चोट मारने की 1 रुपया मेरी केवल मेहनत का है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप में स्किल है, व्यापार की हो, जैसे भी जयराम जी कह रहे थे, व्यापार में भी आप अपने स्किल इधर डेवलप करके अच्छा व्यापार कर सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें आदमी को अपनी क्षमता का आकलन करना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। हर आदमी कोई IAS IPS अधिकारी नहीं बन सकता। अगर वो एवरेज स्टैंडर्ड का है तो उसको जो ये टेक्निकल ट्रेड है ITI वगैरह के, उसमें ट्रेनिंग करके उसको आत्मनिर्भर होने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होती है कि आदमी संकल्प शक्ति, हम ठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। तो इस संकल्प की एक बात मैं अब आपको बताऊं कि एक पुटिया पंच था, बड़ा बुद्धिमान आदमी था, और एक महारानी रानी थी, किसी पुराने जमाने की बात है। तो एक पक्षी ऊपर से उड़ता हुआ आया और महारानी के बालों को बीच से गंदा कर गया। अब महारानी को बड़ा गुस्सा आया कि एक पक्षी की इतनी हिमाकत हुई कि मेरी बालों को इस तरह से खराब कर गया। तो उसने राजा से जाकर के फरियाद करी, प्रार्थना करी कि महाराज आपके राज्य में एक पक्षी ने मेरे बाल गंदे कर दिए, आप उसको पकड़ करके दंड दीजिए। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस पक्षी ने कहाँ पीठ करी है उसके, और उसको पकड़ना कितना मुश्किल काम है। लेकिन चूंकि राजहट, क्रियाहट और बालहट, उस राजहट के सामने राजा को झुकना पड़ा। उसने मंत्रिमंडल की एक आपात बैठक बुलाई
और बैठक में इस मुद्दे को रखा कि इस तरह से ये मामला हो गया, इसका क्या किया जाए। तो किसी मंत्री ने कहा कि महाराज ठीक है, इनको जो पक्षीगण है उनको बुलाया जाए, पूछा जाए भाई किसने ये कृत्य किया है, उसी को सजा दी जाए। बोले ठीक है महाराज। उसके अनुसार पक्षियों को बुलाया गया, सभी पक्षी एकत्रित हुए। फिर राजा ने कहा कि भाई तुम सब लोग आ गए, तो नहीं के साहब हमारे कुटिया पंच वो नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद में उनका कुटिया पंच भी आ गया। तो जो ही कुटिया पंच ने सभा हॉल में प्रवेश किया तो सब पक्षी उठ करके उसके स्वागत के लिए खड़े हुए। बोले यार तुम्हारा कुटिया पंच है तो जोरदार। फिर उन्होंने पूछा कि भाई ये मामला है, इसको कैसे हल किया जाए। तो राजा ने कहा कि तुम या तो बता दो भाई किस पक्षी ने ऐसा किया है, वरना तो तुम सब लोगों को मृत्युदंड की सजा मिलेगी। तो सभा में सन्नाटा छा गया कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। फिर बाद में ये हुआ कि उस कुटिया पंच ने थोड़ा विनम्र भाव से डरते हुए कहा कि महाराज आप बुरा नहीं मानो, तो मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे। बोले पूछिए कि आपके राज्य में पुरुषों की पॉपुलेशन ज्यादा है या महिलाओं की। तो यार थोड़ी सी ये तो सीधी सी बात है कि पुरुष ज्यादा होते हैं महिलाओं से। बोले नहीं महाराज मैं नहीं मानता, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। बोले वो कैसे कि महाराज आप पुरुष होते हुए भी महिला हो। वो कैसे हो कि आपको किसी महिला ने एक बात कही और आपने उसको अक्षर से सत्य मान करके हम लोगों को सजा सुना रहे हो, तो आप पुरुष होते हुए भी महिला हुए। उसकी बात से उनको बड़ा वो मिला और उस राजा ने कहा कि ठीक है तुम सब लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। सारे पक्षी उड़ गए। रानी को पता लगा कि या तो इन्होंने उनको सजा दी नहीं, उनको तो बाइज्जत दोष मुक्त कर दिया। वो महारानी फिर चल करके पोप भवन में चली गई और वो अपने उसमें अडिग रही कि नहीं मैं तो सजा दिलवा के ही रहूंगी। फिर दोबारा राजा ने अपनी बैठक बुलाई मंत्रिमंडल की सलाह पर और फिर उनसे पूछा गया कि भाई नहीं वो उस दिन का जो मेरा फैसला था वो मैं उसको वापस लेता हूँ और तुम पक्षियों को दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। डरते डरते कुटिया पंच ने कहा कि महाराज आदमी के जबान ज्यादा होती है या मुंह ज्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है कि जितना मुंह होता है उतनी जिह्वाएं होती है। तो महाराज ये तो सीधी सी बात। तो कुटिया पंच ने कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आप जिस जबान से आपने 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये कहा कि जाओ तुम दोष मुक्त हो, और उसी जबान से आप हमें दोष दे रहे हो, तो ये तो जिह्वाएं ज्यादा हुई। आदमी के मुंह एक है लेकिन जिह्वाएं ज्यादा है। तो फिर उसे राजा ने सबको दोष मुक्त कर दिया। तो मेरे कहने का पीछे ये है कि डाल चूक्यो बांदरो और सर्वर चूक्यो हंस और वचन जावे मिनक इको जावे बंद नास। यानी अगर डाली से बंदर चूक गया कूदते हुए तो उसकी मृत्यु निश्चित है, और अगर सरोवर से कोई हंस बेचारा रास्ता भटक गया तो उसका पुनः जीवित रहना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह से कहा गया है कि आदमी भी एक बार वादा कर ले, संकल्प कर ले और उससे फिर वो अटिक नहीं रहता तो उसका भी सर्वनाश निश्चित है। तो मेरा इसके पीछे करने का ये आशय है कि आज का आपका अच्छा प्रोग्राम है। कोसवाल परिवार की तरफ से इनका मूर्ति का अनावरण किया गया है और इस बहाने अपने प्रतिभाओं को सम्मानित करने का बहुत साहसिक काम किया गया है। ये बहुत अच्छा कदम है और हमारी आने वाली पीढ़ी इससे हमको काफ़ी अच्छा इनको महसूस होगा और ये प्रेरणाएँ लेंगी कि हम भी आगे बढ़ें और समाज के इसमें काम करें। जो नवनियुक्त RAS RDS अधिकारी हैं उनसे भी मैं ये आग्रह करूँगा कि आप अपना जो पद आपको मिला है उस पद के अनुसार आप अच्छा काम करें, पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुने और जो भी पीड़ित पक्ष है उसको आप न्याय देने का श्रम करें, अपना बौद्धिक क्वेश्चन करें। इन्हीं बात के साथ मेरी बात मैं ख़त्म करता हूँ। मैं और भी ज़्यादा बोल सकता हूँ क्योंकि लेकिन मेरे पीछे वक्ता बहुत हैं। इसके लिए मैं ये सलाह दूंगा कि राजवीर जी का भी इसके लिए काउंसलिंग करियर टाइप का एक मीटिंग रखें तो उसमें अपन बात हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय तंवर साहब।